हैं असेसमेंट के कुछ प्रकार। पिछले क्लास में हम लोग असेसमेंट पढ़ रहे थे, असेसमेंट, मापन और मूल्यांकन। इसमें हम लोग देखे थे असेसमेंट के कुछ प्रकार। इसमें प्रकार में हम लोग देखे थे रचनात्मक और था संकलनात्मक या योगात्मक। उसके बाद हम लोग देखे थे उसी में औपचारिक आकलन और अनौपचारिक आकलन, मात्रक, मात्रात्मक आकलन, गुणात्मक आकलन, प्रत्यक्ष आकलन और अप्रत्यक्ष आकलन। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आकलन में वो है संकलनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। यानी कि संकलनात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन में अंतर क्या है। तो इसमें हम लोग ये देखे थे कि आकलन को तीन विभागों में हम लोग देख सकते हैं। पहला था सीखने के लिए आकलन, और सीखने का आकलन, और सीखने के रूप में आकलन। इसके आगे देखते हैं इसमें पूछा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जैसा इसका जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसा शब्द है वैसा ही इनका अर्थ है। मूल्यांकन में क्या होता है कि शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता था, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में यह बातें साथ में शामिल की गई कि बालक का जो है मूल्यांकन केवल शैक्षिक रूप से ना हो बल्कि उनका गैर शैक्षिक भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, बालक का शैक्षिक प्लस गैर शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसमें इसे अंग्रेजी सतत को कहेंगे कंटिन्यूअस, व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन का इवैल्यूएशन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यही है कि पहले शैक्षिक रूप का मूल्यांकन तो होता ही था, लेकिन इस चीज में गैर शैक्षिक गतिविधियों को भी जोड़ दिया गया कि जैसे कि बालक का सामाजिक व्यवहार, उनका बौद्धिक विकास तो रहेगा ही शैक्षिक में, उनका शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी कि शिक्षा के विभिन्न आयाम जो बालक का विकास को प्रभावित करता है, यानी कि जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उन सब का यानी कि सम्यक रूप से जो मूल्यांकन किया जाता है वो आएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। और यह मूल्यांकन कंटिन्यू चलेगा, और व्यापक से तात्पर्य है कि उनका क्षेत्र जो है विस्तार हो जाएगा, क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए इसका नाम व्यापक मूल्यांकन किया गया है। और ये बातें आई शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की तरह, तब से व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत हुई थी। हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ मूल्यांकन के या आकलन की कुछ टूल्स हैं। इसमें लिखेंगे हो गए नहीं इधर और कुछ नहीं, कोई लेना नहीं है। ठीक, कौन ऐसा कर रहे हैं जिसको बात कर रहे हैं। कुछ आकलन के कुछ टूल्स लिखेंगे, उपकरण के या इनके उपकरण लिखेंगे। उपकरण लिख सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में लिखेंगे टूल्स, मूल्यांकन, आकलन या फिर मापन के कुछ टूल्स लिखेंगे। तो इसका हेडिंग क्या रहेगा? हेडिंग रहेगा मूल्यांकन के कुछ उपकरण, मूल्यांकन के उपकरण कह सकते हैं, मूल्यांकन से संबंधित कुछ उपकरण या टूल्स जो मूल्यांकन के लिए उपयोग में आते हैं, मूल्यांकन के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं शैक्षिक गतिविधियों में। पोर्टफोलियो लिखेंगे, पोर्टफोलियो ये एक प्रकार का फाइल होता है, एक प्रकार का पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है जिसमें बालक की शैक्षिक और गैर शैक्षिक जो उनकी गतिविधि है उनका आकलन किया जाता है। जैसे उनका सामाजिक व्यवहार कैसा है, आसपास के दोस्तों के साथ उनका रवैया कैसा है,
इसका आकलन करने के बाद एक प्रकार की डायरी बनाई जाती है, रजिस्टर। और रजिस्टर मेंटेन करने के बाद जब बालक एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है, तब उसको दूसरे शिक्षक में जो उसके क्लास मॉनिटर है उनको सौंप दिया जाता है, जिससे उनकी वो पुरानी गतिविधियों के बारे में एक प्रकार से उनका वो रिकॉर्ड रहता है। यानी कि एक प्रकार से इसे रिकॉर्ड कह सकते हैं, जिसमें शैक्षिक प्लस गैर शैक्षिक दोनों गतिविधियों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन करने के बाद एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वर्ष भर बालक की जो है शैक्षिक गतिविधियां कैसी रही, उन्होंने बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ, विभिन्न विषयों में उनके नंबर किस तरह से बढ़े, खेल और अन्य शैक्षिक क्रियाओं में किस प्रकार से हिस्सा लेते रहे, इन सब का इसमें रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है मूल्यांकन करने के लिए। और कक्षा दर कक्षा एक जो है उनको मूल्यांकन होते रहता है। इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी उपलब्धि, बालक की उपलब्धि, उनकी प्रगति, इन सब का इसमें मेंशन किया जाता है, शामिल किया जाता है। ऐसे ही एक होता है रिकॉर्ड, यानी कि इनका नाम अंग्रेजी में ही मिलता है बुक में, इनका हिंदी उत्पन्नांक शब्द में मिला है। रिकॉर्ड एक प्रकार का रजिस्टर है, इसमें लिखेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड, हेडिंग आपका है रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसका हिंदी में कई प्रकार के शब्द मिलते हैं, जैसे कि हिंदी में मिलता है वास्तविक, असल, इस तरह से, लेकिन अंग्रेजी में इनका एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक ही शब्द है। इसमें यह किया जाता है कि बालक के सभी तरह के जो है व्यवहार, बालक के सभी तरह के व्यवहार का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। बालक के सभी तरह के रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। और दूसरा होता है क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड, क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड। इसमें बालक की सिर्फ कक्षा से संबंधित, कक्षा में उसकी गतिविधि कैसी रही और उनका विकास किस प्रकार से हुआ, विभिन्न विषयों में उन्होंने नंबर किस तरह से अर्जित किए, कक्षा की गतिविधियों को बस इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। कक्षा की गतिविधियां बस लिख लेंगे। ये दो तरह के रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं बालकों के मूल्यांकन के लिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और है क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंतर्गत आएगा ना? हाँ, रिकॉर्ड के इसमें शामिल होंगे। एक होता है रूब्रिक्स, ये सब अंग्रेजी जो विदेशी मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा ये सब बनाए गए टूल्स है मूल्यांकन के लिए। और एक है नीचे वाले दोनों में क्या अंतर है? पोर्टफोलियो सभी प्रकार के ना जो इसमें क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो में शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी प्रकार की जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें बालक जानकारी का इकट्ठा किया जाता है एक रजिस्टर में, और मेंटेन करने के बाद जो है उनकी शैक्षिक गतिविधियों प्लस गैर शैक्षिक गतिविधियों, खेल में उनकी प्रगति कैसी रही, गैर शैक्षिक कार्यों में उनकी जो है उपलब्धि किस प्रकार से रही, कितना उन्होंने प्रगति किया, सबका रिकॉर्ड रखने के बाद एक कक्षा के में दूसरे कक्षा जाने के बाद इसका हस्तांतरण कर दिया जाता है। और ये जो ये रिकॉर्ड है ये भी प्रकार की फाइल ही है, लेकिन ये फाइल में क्या होता है, दो तरह की ये फाइल होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसमें सिर्फ कक्षा से संबंधित जो प्रगति है उन गतिविधियों को लिखा जाता है, और एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है उसमें सभी तरह की गतिविधियों को लिखा जाता है। इसी तरह से एक और रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो है मनोवैज्ञानिकों की तरह टूल्स बनाए गए जिनका नाम है रूब्रिक्स। ये अंग्रेजी जो विदेशी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए, इससे इनके नाम सिर्फ अंग्रेजी में मिलते हैं, हिंदी में इनके नाम नहीं मिलते हैं। और अगर हिंदी में नाम मिलते हैं तो हिंदी में भी इनको रूब्रिक्स से लिखा जाता है, पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो लिखा जाता है। रूब्रिक्स से ये होता है बालक का मूल्यांकन करने के लिए उनका मौखिक से लिखित, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का उनका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि एक शिक्षक किसी बालक का मौखिक रूप से आकलन करेगा और अपने सहपाठी शिक्षकों से शेयर करेगा कि इस विद्यार्थी में ये कमियां है या ये क्वालिटी है। यानी कि उनकी मौखिक और लिखित दोनों रूप से किसी बालक के मूल्यांकन करने के लिए इस प्रकार का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है रूब्रिक्स। इसमें बालक की सभी प्रकार की उपलब्धियों को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें मौखिक सबसे अलग है रूब्रिक्स में, बाकी सब में लिखित रूप में रिकॉर्ड रखा जाता था, इसमें
जिसमें मौखिक रूप से बालक का रिकॉर्ड रखा जाता है। एक प्रकार की एक अलग अलग ये है उपकरण या टूल्स है बालक के मूल्यांकन करने के लिए। एक इसी तरह से होता है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट, चेक लिस्ट जैसा नाम है वैसा ही है। चेक लिस्ट शिक्षकों के द्वारा या अध्यापकों के द्वारा या शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें बालकों की जो है शैक्षणिक गतिविधियों को हाँ और नहीं में उनका आकलन किया जाता है, यस और नो, हाँ या नहीं में उनका आकलन किया जाता है कि बालक ने जैसे कि गणित विषय में अच्छी उन्नति की तो उसका आंसर रहेगा हाँ। उनका सामाजिक व्यवहार अच्छा है, नहीं। इस प्रकार से हाँ या नहीं में ही उनका सारा जो है मूल्यांकन किया जाता है। इसे चेक लिस्ट कहा गया है। सर एक बार तो नहीं। चेक लिस्ट में बालकों का जो है मूल्यांकन का हाँ या नहीं भी किया जाता है। एक प्रकार से चेक लिस्ट है। हिंदी का शिक्षक या अंग्रेजी का शिक्षक, इतिहास का शिक्षक जब बालकों का मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन करने के लिए उनके व्यवहार को लिखित रूप में अपने ढंग से नहीं लिखेंगे। उनके पास इतनी स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी कि वे अपने ढंग से बालक के व्यवहार को लिखे। उनके पास एक चेक लिस्ट होगा कि बालक का जो है भाषा संबंधी ज्ञान उत्तम है तो ये रहेगा हाँ। बालक ने गणित में गणितीय संक्रियाएं करना सीख गया, नहीं। इस तरह से हाँ या नहीं में सारे उत्तर इसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इसलिए इनका नाम है चेक लिस्ट। चेक किया जाता है बालक के मूल्यांकन। उल्टा पुल्टा लिख मैं जल्दी भर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड को। इसको दो पार्ट में बांटते हैं, जल्दी नहीं भरेंगे। आप लोग ये सीडीपी से पहले कितने क्लास करते हैं? एक क्लास, यानी कि जो फर्स्ट क्लास है वो 1.5 घंटे का है। नहीं सर, एक मूल्यांकन में हम लोग आगे देखेंगे मूल्यांकन में कुछ महत्व है या मूल्यांकन के क्या गुण है, लिखेंगे नहीं से मूल्यांकन के क्या गुण है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आप लोगों को मूल्यांकन की क्या गुण है या क्या विशेषता है, आप लोगों को मूल्यांकन की कुछ वो बता देता हूँ। यानी कि बालकों के मूल्यांकन या उनका मूल्यांकन किन किन तरह से किया जाता है या शिक्षकों के द्वारा उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए किन किन प्रकार की टूल्स बनाई गई है, उनको देख लेते हैं। फिर ना जो मूल्यांकन की विशेषता है वही उपकरण की विशेषता है या एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक ही है। लास्ट में इस पर बात करेंगे। हेडिंग लिखेंगे आप लोग, उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं निर्माण। उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं निर्माण, उपलब्धियों का मापन उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं निर्माण। यानी कि हम देखते हैं कि एक विद्यालय में विभिन्न तरह के छात्र आते हैं। किसी की मानसिक योग्यता, हर किसी की मानसिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, ग्रहण करने की क्षमता सबसे भिन्न भिन्न होती है। एक ही शिक्षक के द्वारा जब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है या अध्यापन कराया जाता है तो सबके सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो बालकों ने किस प्रकार से सीखा, इसका मूल्यांकन करने के लिए, उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं। या पूरा बंद कर देंगे। तो बालकों ने कितना अधिगम किया या कितना सीखा, इसके लिए बालकों की उपलब्धि परीक्षा ली जाती है, यानी उनका टेस्ट लिया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा। तो ये हम लोग देखेंगे डगलस एवं हालैंड के अनुसार। डगलस एवं हालैंड ने बालकों की उपलब्धि परीक्षण को कुछ विभिन्न बिंदुओं में इनका विभाजन किया। ये मनोवैज्ञानिक थे, हालैंड ट्रैक्टर नहीं है, हालैंड, डगलस एवं हालैंड, इन्होंने उपलब्धि परीक्षण के लिए कुछ जो है सूचियां तैयार की
जिसके अनुसार बालक का जो है हम मापन कर सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं उनकी उपलब्धियों को जानकर। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि किसी बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट योग्यता का मापन किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि छात्र शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो कहाँ तक वो चीज़ पढ़ाने में या समझाने में सफल हुआ है। तो इसको पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद एक एक चीज़ को देखेंगे। सर ये बोला हाँ, सर क्या बताएं? डगलस एवं हॉलैंड दो मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, इन्होंने उपलब्धि परीक्षण के क्या दिए बोले? लिख रहा हूँ ना, उसे डायग्राम में बना रहा हूँ व्हाइट बोर्ड में। इन्होंने उपलब्धि परीक्षण के लिए कुछ टर्म्स बताया कि किस प्रकार से बालकों का जो है, हाँ, किस प्रकार से जो है उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को अचीवमेंट टेस्ट कहेंगे। अंग्रेजी में आप लोग लिखना चाहेंगे साथ साथ अंग्रेजी में भी लिखते चलेंगे। उपलब्धि परीक्षण या हिंदी ही पर्याप्त है इसमें। अचीवमेंट टेस्ट एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि मूल्यांकन या मापन या उपलब्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से हम इसे दो भागों में देखते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक से तात्पर्य है कि जैसे किसी विद्यार्थी ने हिंदी में, अंग्रेजी में या विभिन्न विषय में 100 में से 60 नंबर पाए, तो यहाँ उनका मात्रा पता चल रहा है कि फलाना विषय में उन्होंने कितनी उपलब्धियां हासिल की। और एक होता है गुणात्मक। गुणात्मक में उनका मात्रात्मक व्यवहार भी शामिल रहेगा, प्लस उनके गुणों की भी विवेचना की जाएगी। उपलब्धि परीक्षा में एक प्रश्न कई बार आया हुआ है, कितने प्रकार की होती है, या मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, या मापन कितने प्रकार का होता है। चाहे तीनों बातें कही जाए, चीजें एक ही है, दो ही प्रकार की मुख्य रूप से होती है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। लेकिन ये डगलस एवं हॉलैंड ने नहीं बताया है, ये संपूर्ण रूप से माना जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण को डगलस एवं हॉलैंड ने किन किन रूपों में विभाजित किया है। इन्होंने उपलब्धि परीक्षण को मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजन किया है। एक होता है प्रमापित परीक्षण, यानी कि सर इसको डगलस बताया। हाँ, ये डगलस के अनुसार है। और ये तो वो एक प्रकार से स्टैंडर्ड है, सभी मनोवैज्ञानिक उस चीज को मानते हैं कि मापन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक में मात्रा का जो है मापन किया जाता है, और गुणात्मक में मात्रात्मक के साथ, मात्रा के साथ साथ उनके गुणों की भी विवेचना की जाती है। इसको उपलब्धि परीक्षण को इन्होंने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला इन्होंने कहा है प्रमापित परीक्षण। प्रमापित परीक्षण को अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि स्टैंडर्ड, प्रमापित है वो। और दूसरा इन्होंने विभाजन किया शिक्षक निर्मित टेस्ट, यानी कि टीचर मेड टेस्ट। परीक्षण कहेंगे हिंदी में, शिक्षक निर्मित परीक्षण या टीचर मेड टेस्ट। फिर इन्होंने शिक्षक निर्मित परीक्षण को दो विभागों में बांटा। एक इन्होंने कहा, सुन के लिखिए ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन के लिखिए, और ये कई बार अभी चीजें रिपीट होगी, एक एक चीज को एक एक करके देखेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या प्रमापित परीक्षण लिखिए। प्रमापित परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, प्रमापित परीक्षण और शिक्षक निर्मित परीक्षण। फिर उन्होंने शिक्षक निर्मित परीक्षण को दो भागों में रखा। एक उन्होंने कहा आत्मनिष्ठ को अंग्रेजी में कहेंगे सब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ परीक्षण या सब्जेक्टिव टेस्ट। दूसरा उन्होंने कहा रखा वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये आत्मनिष्ठ परीक्षण को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मौखिक या ओरल कह सकते हैं, और दूसरा होता है निबंधात्मक, यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट। मौखिक परीक्षण और दूसरा इन्होंने बांटा निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट।
ये सभी बालकों की उपलब्धि के परीक्षण करने के लिए, उनके मापन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए अलग अलग उनके टाइप्स हैं कि किस प्रकार से बालक ने कितना अधिगम किया, उसको शिक्षक जो है उनका संज्ञान ले सके, जान सके। पहले देखते हैं कि ये उपलब्धि परीक्षण तो क्लियर है कि उपलब्धि परीक्षण यानी कि उनकी जो है योग्यता, क्षमता, उनकी सीखे हुए ज्ञान की जो है मापन करना, वो कहलाएगा उपलब्धि परीक्षण। उसमें पहला इन्होंने रखा प्रमापित परीक्षण को। प्रमापित परीक्षण से तात्पर्य है वह परीक्षण जिसे, पहले देखते हैं हम लोग प्रमापित परीक्षण को, एक एक करके सबको देखेंगे। प्रमापित परीक्षण से तात्पर्य है वह परीक्षण, इसे अंग्रेजी में कहेंगे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसमें यह किया जाता है कि यह परीक्षण विषय विशेषज्ञों के द्वारा, किसी एक विषय विशेषज्ञों के द्वारा या एक से अधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड लेवल का होता है। एक विषय या विभिन्न विषय, एक विषय या विभिन्न विषय के जो है परीक्षण करने के लिए जो है इस प्रकार के टेस्ट तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ जो इस तरह के प्रमाणित परीक्षण तैयार किए जाते हैं उसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा, ये लोग एक से अधिक रहते हैं और विषय की विशेषज्ञ है, इसलिए नियम एवं सिद्धांतों के साथ इस तरह के परीक्षण विधियां, परीक्षण टेस्ट तैयार किए जाते हैं। नियम एवं सिद्धांत को ध्यान में रखकर इस प्रकार के जो है परीक्षण की जो है परीक्षण के लिए जो है प्रश्नावली तैयार किए जाते हैं, नियम एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर। परीक्षण जो है टेस्ट तैयार होने के बाद, परीक्षण के लिए जो प्रमाणित परीक्षण तैयार होने के बाद इसका जो है प्रयोग करके देखा जाता है। एक सैकड़ों या हजारों विद्यार्थियों के पहले टेस्ट किया जाता है कि उन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न तैयार किए हैं, क्या वे बालकों के सही सही आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, उपलब्धियों को जानने के लिए यह परीक्षण सही है या नहीं, ऐसे करके सैकड़ों या हजारों विद्यार्थियों पर इनका जो है परीक्षण किया जाता है। जब शुरू में इस तरह का परीक्षण के लिए प्रश्न बनाए जाते हैं तो उसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, लेकिन प्रश्नावली पहले तैयार करते हैं, फिर तैयार करने के बाद सैकड़ों हजारों विद्यार्थी पर इसका परीक्षण करते हैं। प्रमाणित परीक्षण जैसे कि इसका नाम है वैसा ही इनका गुण है, स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी कि वो स्पेशल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए विषय विशेषज्ञों के द्वारा, जो एक या एक से अधिक होते हैं संख्या में, के द्वारा इस प्रकार की परीक्षण प्रणाली तैयार की जाती है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक विषय या एक से अधिक विषयों का भी जो है प्रश्नावलियां तैयार की जाती है। साथ में यह ध्यान रखा जाता है कि नियम एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इस प्रकार की जो है प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रश्नावली तैयार होने के बाद सैकड़ों या हजारों विद्यार्थियों पर उनका प्रयोग किया जाता है कि जिस प्रश्नावली जो हमने तैयार की है, क्या वो वास्तव में विद्यार्थियों की क्षमता, उनकी योग्यता, उनकी आकलन करने के लिए पर्याप्त है। शुरू में क्या होता है, जब इस प्रकार की प्रश्नावली तैयार की जाती है तो प्रश्नों की संख्या अत्यधिक होती है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि जो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनावश्यक होते हैं। तो प्रश्नों की आवश्यकता या बालकों की आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों में क्या है, कटौती कर दी जाती है। प्रयोग के बाद, प्रयोग के उपरांत प्रश्नों में कटौती कर दिया जाता है। अधिकांशतः ऐसे होता है कि जब शुरू में कुछ प्रश्नावली तैयार की जाती है उसमें प्रश्नों की संख्या अत्यधिक होती है। फिर देखा जाता है कि कई प्रश्न मिलते जुलते हैं जो एक ही चीज के आकलन कर रहे हैं, इसलिए प्रयोग के बाद जो है अधिकांशतः यह होता ही है कि प्रश्नों में कटौती हो जाती है। इस प्रकार की जो प्रश्नावली तैयार की जाती है, ये किसी भी प्रकार के फॉर्म या संस्था के द्वारा इनका प्रकाशन किया जाता है। इस तरह की जो प्रश्नावली होती है उसका प्रकाशन किसी फर्म या संस्था के द्वारा किया जाता है। जैसे कि भारत में है NCERT, नेशनल क्या है NCERT, NCERT इस प्रकार की जो है प्रमाणित परीक्षण तैयार करता है, यानी कि उसको हम मानक मानते हैं,
प्रकार का मानक परीक्षण कह सकते हैं हिंदी में। जामिया मिलिया एक संस्था है जहाँ से भी इस तरह के जो है परीक्षण प्रणाली, उदाहरण में कुछ संस्थाओं के नाम लिख सकते हैं। जामिया मिलिया है, NCERT है, और है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है NCERT। इसमें इस प्रकार के जो है प्रमाणित परीक्षण या मानक प्रश्नावली तैयार की जाती है। ये मानक होती है जिसको एक संस्था ही नहीं पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं टीचर मेड टेस्ट, यानी कि एक शिक्षक जिन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उन विद्यार्थियों की उपलब्धि परीक्षण के लिए स्वयं से ही क्या करते हैं, एक टेस्ट प्रश्नावली तैयार करते हैं। शिक्षक के द्वारा ही बालकों की परीक्षण या आकलन के लिए इस तरह की जो है प्रश्नावली तैयार की जाती है, इसलिए इनका नाम है शिक्षक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। शिक्षक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। शिक्षक निर्मित परीक्षण इसके गुण और दोष को एक साथ देखते चलेंगे। जब किसी कक्षा में शिक्षक के द्वारा जो है परीक्षण करने के लिए प्रश्नावली तैयार की जाती है तो अधिकांशतः यह देखा गया है कि अगर दो शिक्षक किसी एक ही विषय से संबंधित प्रश्नावली तैयार करें तो उनकी प्रश्नावलियों में अंतर पाया जाएगा, दोनों की प्रश्नावली में अंतर पाया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रमाणित परीक्षण होता है उसमें क्या होता है, विषय विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए वो विश्वसनीय होते हैं। लेकिन शिक्षक निर्मित परीक्षण जो है विश्वसनीय नहीं होता। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि जो शिक्षक जो है एक विषय का कोई विषय ज्ञाता हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि एक विषय के शिक्षक सभी विषयों के जो है परीक्षण प्रश्नावली तैयार कर ले। या जब एक ही विषय से संबंधित दो शिक्षक प्रश्नावली तैयार किया करते हैं तो उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। साथ ही वे विद्यार्थियों के सारे गुणों का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम नहीं होते। शिक्षक निर्मित परीक्षण जो बताया वो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद गुण दोष बता रहे हो। कंफ्यूजन सुनते जाइए, इसमें ना ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सुन के ना उसकी जो है फैक्ट क्या है उनको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होता है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण, मैं एक प्रकार से पूरा शिक्षक निर्मित परीक्षण को ही बता रहा हूँ कि शिक्षक निर्मित परीक्षण होता क्या है। शिक्षक निर्मित परीक्षण पहली बात तो यह है कि शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद इसके मैं गुण और दोष पर चर्चा कर रहा था कि शिक्षक निर्मित परीक्षण में विश्वसनीयता नहीं होती। जैसे कि जो स्टैंडर्ड परीक्षण है या मानक परीक्षण है उसमें विश्वसनीय होता है क्योंकि एक से अधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन एक किसी विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षण प्रश्नावली तैयार करेगा तो आवश्यक नहीं है कि वो विश्वसनीय हो। तो इस तरह की जो है शिक्षक निर्मित परीक्षण मुख्यतः दो रूपों में बनाई जाती है। एक होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। इसको जैसा कि प्रमाणित परीक्षण है और शिक्षक निर्मित परीक्षण है, इसको हम ऐसे ही एक सामान्य चीज है जैसे मान ले कि एक NCERT के द्वारा कुछ चीजें छप रही है, एक चीज प्रकाशित हो रही है NCERT क्या छूट गया, और एक प्रकाशित हो रहा है एक छोटे से किसी विद्यालय के द्वारा। दोनों प्रश्नावली है 12वीं कक्षा की या कोई भी कक्षा मान सकते हैं। तो इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि NCERT के द्वारा जो प्रकाशित होगी कोई भी प्रश्नावली वो ज्यादा विश्वसनीय होगा,
ना कि एक शिक्षक के द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि इसमें विषय विशेषज्ञ ज़्यादा है, इसमें विषय विशेषज्ञ केवल टीचर ही है। हो सकता है कि वो सिर्फ अपने ही विषय का ज्ञाता हो, लेकिन दूसरे विषय के परीक्षण के लिए वो प्रश्नावली अच्छे से तैयार ही नहीं कर पाएगा। साथ ही इसमें केवल एक ही शिक्षक के द्वारा काम किया जा रहा है, इसमें एक से अधिक विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। जो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाता है वो पूरे देश को ध्यान में रख के किया जाता है। पूरे देश में जिस प्रकार की मानक पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखकर पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली तैयार की जाती है। लेकिन विद्यालयीन जो परीक्षा होता है उसमें केवल अपने विद्यालय के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली तैयार की जाती है। ये पूरे देश के लिए लागू हो रहा है, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है, श्रम ज़्यादा लगता है, धन ज़्यादा लगता है। लेकिन एक शिक्षक के द्वारा निर्माण किया जा रहा है तो एक ही दिन में अपना जो है प्रश्नावली तैयार कर सकता है। इसमें पैसा कम लगता है, धन कम लगता है, श्रम कम लगता है। इस तरह से इनके कुछ अंतर हो सकते हैं। आगे देखते हैं वस्तुनिष्ठ आत्मनिष्ठ परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसके कंफ्यूजन हो रहा है क्या बताने में? तो आत्मनिष्ठ परीक्षण से तात्पर्य है ऐसा परीक्षण जिसमें जब जो टेस्ट लिया जाता है तो किसी व्यक्ति की जैसे कि कोई टेस्ट लिया जा रहा है, एक प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि मौखिक परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब्जेक्ट के आधार पर लिया जाता है, जैसे कि कोई एग्जाम लिया जाएगा तो जब जो शिक्षक होता है उसकी योग्यता, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, यानी कि वो अपनी अब उनका पूर्वाग्रह है, इस चीज को आत्मनिष्ठ को पहले इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मनिष्ठ परीक्षण में ऐसे होगा कि जो शिक्षक होगा वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह की परीक्षाएं हो सकता है कि करे। यानी कि वस्तुनिष्ठ इसका जस्ट उल्टा होता है। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि जो एग्जाम होता है, एग्जाम में जो शिक्षक होता है उसके किसी भी प्रकार की जो थिंकिंग है या फिर जिस प्रकार से जो है शिक्षक लिखा, जिस प्रकार से छात्र ने उत्तर दिया है, छात्र ने जैसे किसी प्रश्न का उत्तर दिया है तो जितने बार भी उनका उसी तरह से जो है ये क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, तो उसके नंबर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आत्मनिष्ठ परीक्षण में ये होता है कि व्यक्ति के अनुसार, जैसे एक शिक्षक है, जैसे कि मान लीजिए आपने 12वीं का एग्जाम दिलाया, 12वीं में आपने एग्जाम दिलाया किसी एक विषय का, संस्कृत विषय का। संस्कृत विषय के जो आपका पेपर है उसे एक शिक्षक ने चेक किया तो हो सकता है कि उसमें आपको वो 80 नंबर दे। अब इसी पेपर को अगर किसी दूसरे शिक्षक के द्वारा चेक कराया जाए तो हो सकता है कि उसमें आपका 90 नंबर आ जाए, और तीसरे किसी शिक्षक से चेक कराए तो हो सकता है कि वो आपको 100 में 100 दे दे। यानी कि शिक्षक का हो सकता है कि अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी किसी सोच के अनुसार नंबर में उनका क्या है परिवर्तन हो सकता है। यानी कि व्यक्ति की व्यक्तिता इसे प्रभावित करती है। उस तरह का जो टेस्ट आत्मनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण वो कहलाता है जिसमें छात्र की योग्यता अगर उतनी ही रहे और उसी तरह से उनका अगर बार बार टेस्ट किया जाए तो उसके अंकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए, उस प्रकार का जो परीक्षण होता है उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। उसके वस्तुनिष्ठ परीक्षण में उनके क्या क्या एग्जाम्पल है उनको एक एक करके देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हाँ नोट्स बना रहे हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को एक एक करके ऐसे बता नीचे को दबाना है आपको मौखिक और निबंधात्मक को मैं अपनी लिखेंगे सर। कंफ्यूजन हो रहा है सर। क्या चीज
इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण को देखने के बाद ना आत्मनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि इसके दो पार्ट्स है, आत्मनिष्ठ परीक्षण के मौखिक परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। हम इन दोनों को देखेंगे, मौखिक परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा, इनको तो क्लियर हो जाएगा कि आत्मनिष्ठ परीक्षण होता क्या है। मौखिक परीक्षण जो है भारत में हजारों वर्ष से चलती आ रही है, यानी कि ये परीक्षाएं प्राचीन काल से भारत में चल रही है। जैसे कि लिखित परीक्षा का जो है परंपरा भारत में बहुत प्राचीन नहीं है। उससे पहले जो है शिक्षा प्रणाली मौखिक ही होती थी। मौखिक परीक्षा में क्या होता था कि विद्यार्थियों को सारी चीजें उनके स्मरण पर आधारित होती थी। जैसे कि पहले वेद होते हैं, वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद और चारों वेद थे। तो प्राचीन काल में इनका शिक्षण जो है मौखिक रूप से होता था। जैसे कि जो एक वेदों का ज्ञाता होता था या फिर जो दो वेदों का ज्ञाता होता था उन्हें द्विवेदी कहा जाता था। जो तीन वेदों का ज्ञाता होता था उन्हें त्रिवेदी कहा जाता था, यानी कि जो कंठस्थ कर लेते थे उसी के अनुसार उनकी जो है जाति का निर्धारण किया जाता था उस टाइम। तो मौखिक परीक्षा में क्या होता है कि बालकों ने जो सीखा है उनका मौखिक आधार पर उनसे पूछकर उनका आकलन किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण में क्या होगा कि निबंधात्मक परीक्षा में, जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सबसे अत्यधिक निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा ही, यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट से ही बालकों की योग्यता और उनकी क्षमता का आकलन किया जाता है। जैसे विभिन्न क्लास में हम कुछ लिखते हैं तो लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न या अति लघुत्तरी प्रश्न, उनके द्वारा ही बालकों की जो है योग्यता और क्षमता का आकलन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक है इलियट, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी का एक पेपर था, अंग्रेजी की पेपरों की संख्या थी 142 पेपरों को चेक करने के लिए 142 टीचरों को दे दिए थे। 142 शिक्षकों ने जब अंग्रेजी के पेपर को चेक किया तो एक टीचर ने उनको उसी पेपर में, यानी कि एक सारी जो उत्तर पुस्तिका थी एक की फोटोकॉपी थी, तो एक टीचर ने उसमें यानी कि मिनिमम 50 नंबर दिए थे उसी पेपर में। 100 नंबर में से उनको 50 नंबर दिए थे और एक टीचर ने उनको 80 नंबर दिए थे, पेपर वही था। तो ये आत्मनिष्ठ पद्धति में क्या होता है, चाहे वो मौखिक हो चाहे निबंधात्मक हो, टीचर की जो है सोच, यानी कि उनका पूर्वाग्रह बालक के आकलन को प्रभावित करता है। और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है वो ज्यादा विश्वसनीय होता है और उसमें कुछ इस प्रकार से मानक तैयार किए जाते हैं जिससे शिक्षक, चाहे कोई भी शिक्षक चेक करे, उनको नंबर उतना ही मिलेगा। निबंधात्मक परीक्षण में जैसे कि हम मौखिक परीक्षण में तो कुछ ज्यादा होता नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से जो बालकों की योग्यता का आकलन करने के लिए जो सवाल जवाब किए जाते हैं वो मौखिक परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा में जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, पहली से लेकर जो कॉलेज तक, वो निबंधात्मक परीक्षण के द्वारा ही बालकों की योग्यता और क्षमताओं का आकलन किया जाता है। जैसे कि सीजीपीएससी, यूपीएससी मेंस या फिर पीएससी मेंस, उसमें भी निबंधात्मक तरीका के जो है निबंधात्मक रूप से विद्यार्थियों की जो है क्षमता का आकलन किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षण की कुछ विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। मौखिक परीक्षा प्राचीन समय में भारत में प्रयोग की जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में लगभग इसका प्रयोग विज्ञान वगैरह के वाइवा लेने में ही इनका प्रयोग होता है, बाकी इसका प्रयोग प्रचलन लगभग बंद है। निबंधात्मक परीक्षा ही वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा ली जाती है, सभी स्कूलों में, सभी शिक्षण संस्थाओं में, जैसे कि यूपीएससी, पीएससी या जो भी एग्जाम है बड़े स्तर के, जिसमें लिखने के लिए जो बालक के लिखने के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, ऐसे टाइप प्रश्न, तो सभी निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, क्या क्या विशेषता है। विशेषताओं में पहले लिखेंगे कि सभी विषयों के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। निबंधात्मक परीक्षण की कुछ विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता लिखेंगे कि सभी विषयों के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें यह कह सके कि जो निबंधात्मक परीक्षा है, यानी कि
चाहे वो भूगोल का टेस्ट हो, हिंदी का टेस्ट हो, विज्ञान का टेस्ट हो, उसमें छात्रों को आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं और प्रश्न के आधार पर वे उनको उत्तर देते हैं। उत्तर के माध्यम से शिक्षक यह पता लगाता है कि बालक ने सीखा कितना है। तो इस प्रकार का जो टेस्ट होता है वो निबंधात्मक टेस्ट कहलाता है। ये सभी विषयों में क्या सभी विषयों के लिए उपयोगी है। दूसरी विशेषता लिखेंगे, उत्तर व भाव प्रकाशन के लिए की स्वतंत्रता होती है इसमें। उत्तर व भाव प्रकाशन की इसमें स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता ये निबंधात्मक परीक्षण की ये विशेषता है कि बालकों को उत्तर लिखने की स्वतंत्रता होती है। वे अपने भाव को भी उद्दीप्त रूप से या लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि सवाल एक ही है, लेकिन हम देखेंगे कि निबंधात्मक प्रश्न में बालकों के जो है उत्तर देने का अलग अलग टेक्निक रहता है। सब लोग अपने अपने ढंग से उत्तर देते हैं। पिछले वर्ष अभी इसी कोरोना काल में सबको घर ले जाके पेपर लिखने का मौका मिल गया था। सब लोग अपने घर में ही पेपर लिख रहे थे। तो सभी ने अपने अपने ढंग से अपने भाव को प्रकाशित किया था। इसमें एक विद्यार्थी ने तो ऐसे लिखा था, वो पेपर मुझे ही मिला था, उसमें ये लिखा था कि मेरे घर के हालात बहुत खराब है और मैं इतना ही लिख पाऊंगी, अगर आपको पास करना है तो कर दो, नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं थोड़ा उदारता से चेक किया तो मैंने उनको पास भी कर दिया, लेकिन वही पेपर यानी कि जैसे कि हिंदी का पेपर है तो उसमें 4 पेपर है, तो 4 पेपर में सिर्फ एक पेपर ही मुझे मिला था उस टाइम और बाकी पेपर दूसरे लोगों को मिला था। उन्होंने बताया कि उनके पेपर में भी वैसे ही आया है। नंबर जब मैच किए तो एक ही नंबर था, तो उन्होंने बताया कि मैं फेल कर दिया यानी कि मुझे चुनौती दे रहे हैं। तो निबंधात्मक परीक्षण में यही होता है कि विद्यार्थियों को सिर्फ विषय से संबंधित ही भाव प्रकाशन करने की स्वतंत्रता नहीं होती, वे अपने मन से भी भाव प्रकाशित करना शुरू कर देते हैं। तीसरी विशेषता रखेंगे, इसमें बालक और शिक्षक दोनों के लिए सुगमता होती है। बालक और शिक्षक दोनों के लिए सुगमता होती है। शिक्षक ने एक प्रश्नावली तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद उसमें कुछ निर्देश दे दिए कि इसका समाधान इस तरह से करना है, फिर वो छात्रों की समस्या है, यानी कि बालक के लिए बहुत सुगम है। शिक्षक के लिए एकदम सुगम है। उसके बाद बालक के लिए भी सुगम है, क्योंकि उनको बैठ के लिखना है। किसी भी प्रकार की मौखिक परीक्षा में यह हो सकता है कि कोई बालक जानता बहुत हो लेकिन बता ना पाए, लेकिन ये लिखित परीक्षा है और अपने मन से लिखना है या याद करके लिखना है, इसलिए बालक और शिक्षक दोनों के लिए बहुत सुगम होता है इस प्रकार का परीक्षण करना। आगे लिखेंगे, बालक के विभिन्न योग्यताओं की परीक्षा हो जाती है। बालक की विभिन्न योग्यताओं की परीक्षा हो जाती है। जैसे कि कोई इतिहास का पेपर है, तो हमको ये तो पता ही चलेगा कि इतिहास में उनका ज्ञान कितना है। इससे उनकी लेखन क्षमता, तर्क क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, विवेचन करने की क्षमता, विभिन्न योग्यताओं का इससे आकलन होता है निबंधात्मक परीक्षा। विवेचन क्षमता, तर्क क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता, विचार संगठन करने की क्षमता या लेखन क्षमता, सभी तरह की जो है विभिन्न योग्यताओं का इसमें परीक्षण हो जाता है। ये जो हेडिंग है, हेडिंग कम से कम लिखते जाएंगे आप लोग, ताकि आपको पता रहे कि निबंधात्मक परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे इनकी विशेषताओं में लिखेंगे, बालकों के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा होती है इससे, कि उनको फैक्चुअल ज्ञान कितना है। बालकों की तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। तथ्यात्मक ज्ञान, इनको फैक्चुअल कितना ज्ञान है, तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। कोई भी विषय में उनको कितना ज्ञात है, किन विषयों की जानकारी उनकी कितनी है, विषय में कितनी समझ है, इन सब का उन्हें शिक्षक जो है आकलन कर सकता है। निबंधात्मक परीक्षण की और भी इसी तरह की कई विशेषताएं हम कह सकते हैं, लेकिन इनकी विशेषताओं के साथ
निबंधात्मक परीक्षण की जो है विशेषताओं के साथ साथ इनके कुछ दोष भी है। दोष में लिखेंगे, पहला दोष इनका, ये सीमित प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी विषय का ये सीमित प्रतिनिधित्व करता है। पॉइंट बस पहला पॉइंट में लिखेंगे कि सीमित प्रतिनिधित्व करता है, ये इनका पहला दोष है। जैसे सीमित प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि 12वीं का पेपर है, 12वीं के, या आप अपने कॉलेज के दिनों को याद कीजिए, जब आप कॉलेज में एमएससी एमए या जो भी विषय आप पढ़ाई कर रहे थे, उसमें जब वार्षिक एग्जाम होता था तो आप एक इकाई से कितने प्रश्न तैयार करते थे? 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे तैयार कर लेते थे। मान लीजिए 5 इकाई है, आपको पता है कि 5 इकाई से सभी इकाई से 2-2 प्रश्न आने हैं, सभी इकाई से 2-2 प्रश्न आने हैं, 10 प्रश्न आने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 प्रश्न तैयार कर लेंगे। और 20 प्रश्न पहले से यानी कि तैयार कर लेंगे, उसमें से कम 8 भी अगर उस तरह से मतलब मिल जाए उसी प्रश्न, तो पासिंग नंबर हम बना सकते हैं ऐसे करके। लेकिन होता क्या है, निबंधात्मक परीक्षण में ये पूरे विषय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी कि अगर एक इकाई से अगर आप केवल 2 ही प्रश्न तैयार करते हैं और दोनों ही स्तर से शिक्षक के द्वारा अगर 5-10 प्रश्न लिया से आपका परीक्षण किया जा रहा है, 10 प्रश्न किसी भी विषय का संपूर्ण आकलन नहीं कर सकता कि उस विषय में आपकी पकड़ कितनी है। अगर हो सकता है कि आप उस विषय के जबरदस्त ज्ञाता हो और आपसे केवल 10 प्रश्न ही पूछा जाए, तो उन 10 प्रश्न के आधार पर किसी का आकलन कैसे किया जा सकता है? या आपने केवल 20 प्रश्न ही तैयार कर लिए, मोस्ट आईएमपी, उसी में से केवल 10 प्रश्न नहीं आ गए, उन 10 प्रश्नों के साथ आपने अच्छे से आंसर दे दिए, तो ये एक प्रकार से सीमित प्रतिनिधित्व करता है। आपके पूरे ज्ञान का जो है इसमें आकलन नहीं किया जा सकता तथा जो निबंधात्मक परीक्षा है उससे। आगे दूसरी इनकी दोष लिखेंगे, वैधता का अभाव रहता है, इसमें वैलिडिटी का अभाव, यानी कि वैलिडिटी का अभाव, वैलिडिटी कहेंगे वैधता को। वैधता का अभाव, वैधता से तात्पर्य है, वैधता का अभाव पाया जाता है, वैलिडिटी का। वैधता से तात्पर्य है कि जो परीक्षण, जो जिस विषय का जो परीक्षण है, जिस उद्देश्य से लिया जाता है, अगर उसी का परीक्षण करता है तब हम उसे वैध परीक्षण कहेंगे। जैसे कि अगर कोई इतिहास विषय का प्रश्न पेपर है, इतिहास विषय का प्रश्न पेपर में अगर सही ढंग से अगर प्रश्नों का अगर समावेशन न किया जाए और शिक्षक जो है आपके लेखन कौशल को देखे, लेखन कौशल के साथ साथ आपके विचार अभिव्यक्ति को देखे, तो उससे जो है वैध जो है निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते कि आपके इतिहास में आपकी पकड़ कितनी है, आपको उसका नॉलेज कितना है, ज्ञान कितना है। वैध से तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से वो परीक्षण लिया जा रहा है, अगर उसकी पूर्ति नहीं होती तब हम उसे अवैध परीक्षण कहेंगे। यानी कि जिस ज्ञान के लिए बालक का टेस्ट लिया जा रहा है, अगर उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है कि अगर कुछ भी विषय दे दिया जाए तो विद्यार्थी फिर अपने ढंग से उसमें क्या करने लगता है, लिखने लगता है। अगर किसी की लेखन क्षमता बहुत अच्छा है, विचार शक्ति बहुत अच्छी है, तो वो बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, इसकी वैधता पर सवाल उठा सकता है। यानी कि जिस उद्देश्य से बनाया जाता है, तो अधिकांशतः यह देखा गया है कि वैलिड नहीं होते। अगर इतिहास विषय है, अंग्रेजी विषय है, भारत या अन्य विषय है, ऐसा अक्सर प्रैक्टिकली देखा गया है कि मेरी दीदी है, वो 2015-16 में हिंदी एमए की थी और वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में रहने के बाद सीधा वो एग्जाम सेंटर में जाती थी और एग्जाम दिलाने के बाद फिर हॉस्पिटल में। हिंदी एमए एग्जाम दिलाने के बाद जब उनका रिजल्ट आया तो पूरे यूनिवर्सिटी में उनका दूसरा स्थान था। अब चेक करने वाले लोग कैसे चेक किए थे वो जाने, और लिखने वाले कैसे लिखे थे वो जाने। उनके लिखने की शैली और राइटिंग बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो चेकर है पूरा पढ़ा नहीं होगा उसको,
उनके लिखने की शैली से ही उनको ज़्यादा मार्क कर दिए होंगे, क्योंकि उनकी लेखन शैली बहुत अच्छी है। तो इसमें वैधता का अभाव होता है कि जिस उद्देश्य से परीक्षा लिया जा रहा है उसकी जो है वैलिडिटी का पर कुछ कह नहीं सकते कि उसका मापन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ कह सकते हैं कि इसमें विश्वसनीयता का भी अभाव पाया जाता है। विश्वसनीयता का अभाव, विश्वसनीयता से तात्पर्य यही है कि एक ही शिक्षक अनेक शिक्षक के द्वारा अगर एक ही विषय को जांचा जाता है तो अलग अलग शिक्षकों के द्वारा उसमें अलग अलग उनका अंकन किया जाता है, इसमें नंबर दिए जाते हैं। अगर वो विश्वसनीय होता तो सभी शिक्षक के द्वारा बराबर नंबर दिए जाते हैं, इसलिए इसे अविश्वसनीय कह सकते हैं। इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है। आगे इसके दोष में लिखेंगे, अंकन में बहुत अधिक समय लगता है। इस प्रकार के जो प्रश्न पेपर होते हैं निबंधात्मक परीक्षा, इसके अंकन में बहुत समय लगता है। ये निबंधात्मक परीक्षण के कुछ गुण और कुछ दोष हो गए। तो इस प्रकार इन दोनों मौखिक परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा के गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या है। आत्मनिष्ठ परीक्षण से यह तात्पर्य है, जैसे शब्द है वैसे ही कि जो इस प्रकार का परीक्षा ले रहा है उसकी व्यक्तित्व का प्रभाव, उसके स्वयं के प्रभाव, उसका पूर्वाग्रह इस प्रकार के परीक्षण में पड़ता है, उसका असर पड़ता है कह सकते हैं। यानी कि व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, इसे व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण भी कहा जाता है। इसीलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उससे इसका तात्पर्य नहीं है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट या वस्तुनिष्ठ परीक्षण से तात्पर्य है ऐसे टेस्ट जिसमें विभिन्न परीक्षकों के द्वारा अगर स्वतंत्रता पूर्वक जो है परीक्षण किया जाए तो उसके अंकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहा जाता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इसलिए वर्तमान युग में इस प्रकार की परीक्षण पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और जो जितने भी वनडे एग्जाम वगैरह है उसमें इस प्रकार की जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगर एक मिनट आप सोच के देखिए, अगर आपका वनडे एग्जाम शिक्षा कर्मी का एग्जाम निबंधात्मक रूप से होता है तो उसमें चेक करने वाला है उनका जो जिस प्रकार से आपने लिखा है वो तो प्रभावित करता है, इसके साथ साथ जो जिसने चेक किया है उसकी भी जो है पूर्वाग्रह उसको प्रभावित करता है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर किसके पास गया है। मेरे पास तो जितने भी पेपर आते हैं मैं किसी को फाइल नहीं करता, भाई ईमानदारी से सबको पास कर देता हूँ। इस बार तो कहा भी गया था कि किसी भी विद्यार्थी का पेपर ना तो चेक होगा, ना तो दोबारा ओपन किया जाएगा, ना तो रीचेक होगा। तो चेक वो किसी को ओपन करके देखना ही नहीं है, बेचारे के पास रीचेक करवाने का ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग भी पास ही कर देते हैं। और तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है कि विभिन्न शिक्षकों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किसी एक ही विषय का अगर परीक्षण लिया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का उसके अंकों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, यानी कि नंबर उसके द्वारा उतना ही दिया जाएगा चाहे वो किसी भी शिक्षक के द्वारा चेक किया जाए। इस प्रकार की जो परीक्षण पद्धति होती है उसको वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहा जाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, टाइप को देखेंगे। पहला टाइप लिखेंगे प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के। सरल पुनः स्मरण टेस्ट, सरल पुनः स्मरण टेस्ट नाम इसका प्रणाम है, लेकिन आप सब लोग इस प्रकार के जो है एग्जाम दिलाते हैं। सरल पुनः स्मरण टेस्ट, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सिंपल रिकॉल टेस्ट, पुनः स्मरण सिंपल रिकॉल टेस्ट। सिंपल रिकॉल टेस्ट में क्या होता है, सिंपल रिकॉल टेस्ट में क्या होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिसके आंसर सटीक होते हैं, केवल वो ही होंगे, या तो वो सही या तो गलत। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, एग्जांपल भी लिख लेंगे। सरल पुनः टेस्ट लिखने के बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री
कौन था? सिंपल है, पुनः स्मरण करेंगे, उसी के आधार पर आपका टेस्ट है। अगर आप इसका जो भी आंसर देंगे या तो वो गलत होगा या तो सही होगा। अगर जैसे आपने लिख लिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो अगर सही है तो जैसे 1 नंबर का ये प्रश्न है, सही है तो कोई भी चेक करे उसमें 1 नंबर देगा, गलत है तो 0 नंबर देगा, चाहे मैं चेक करूं चाहे कोई भी चेक करे। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी शिक्षक के द्वारा इनका जो है आकलन किया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा टेस्ट होता है इसमें सत्य असत्य टेस्ट, इसे ट्रू फॉल्स टेस्ट कहा जाता है। सत्य असत्य टेस्ट, सत्य असत्य टेस्ट में क्या होता है, केवल हाँ या नहीं में सही या गलत में आंसर देना रहता है। यानी कि आपके पास एक विकल्प कोई विकल्प नहीं है, बस आपके पास विकल्प है सत्य और असत्य, हाँ सही या गलत। जैसे इसी प्रश्न को हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, आपको ये देगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। आपने कहा हाँ तो आपको 1 नंबर मिल गए, आपने कहा गलत तो आपको 0 नंबर मिल गए। यानी कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है शिक्षक के पास कि आपके नंबर में किसी प्रकार की कटौती करो। दूसरा होता है बहुसंख्यक चुनाव, तीसरा होता है बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट, बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण कहेंगे हिंदी में, बहुसंख्यक मल्टीपल बहुसंख्यक चुनाव टेस्ट, चुनाव परीक्षण, यानी कि मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट। मल्टीपल चॉइस टेस्ट जैसे कि आप एग्जाम दिलाते हैं व्यापम का, वही है। आपके पास 4 विकल्प रहेंगे। भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें से किसी एक को लगाना है आपको। ये होता है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण। आगे लिखेंगे मिलान टेस्ट। मिलान टेस्ट यानी कि सही जोड़ी मिलाओ, इसमें भी आपके कोई नंबर नहीं काट सकते, सही है तो सही, गलत है तो गलत। यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण शैली ऐसी परीक्षण शैली है जिसमें किसी भी शिक्षक के द्वारा आपका परीक्षण किया जाए, इसमें कोई अंतर नहीं होता। आगे लिखेंगे पूरक टेस्ट। पूरक परीक्षण कह सकते हैं इसे, वो वाला पूरक वाला नहीं है ना। इसमें पूरक परीक्षण में क्या होता है, खाली स्थान की पूर्ति कह सकते हैं इसे। ये नाम थोड़ा घुमाने वाले होते हैं इसलिए इनको ध्यान में रखेंगे। ब्रैकेट में आप इसको खाली स्थान की पूर्ति भी लिख सकते हैं। पूरक परीक्षण कंपेलेशन टेस्ट या खाली स्थान की पूर्ति। इसमें आपके पास एक प्रश्न रहेगा, भारत का पहला प्रधानमंत्री डैश 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 था। आपको इस खाली स्थान की पूर्ति करना रहता है। आपने सही पूर्ति की तो 1 नंबर, नहीं की तो 0 नंबर। यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें किसी भी प्रकार शिक्षक के द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। आत्मनिष्ठ परीक्षण को व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण भी कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का, उनकी सोच का, उनकी पूर्व धारणा का, उनकी योग्यता का, वो जिस माहौल में है उसका सबका प्रभाव पड़ता है। यानी कि उनके घर का भी प्रभाव पड़ेगा। अगर वो अपने घर में किसी से झगड़ा है हो रहा है तो हो सकता है कि आपके पूरे पेपर खराब कर दे। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण में इस प्रकार की जो है कई समस्याएं देखने को नहीं मिलती। और आगे देखें आप लोगों का जो बंद कर देंगे, आप लोगों का जो सिलेबस